अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बायोमॉलिक्यूल की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रोटीन्स। बायोमॉलिक्यूल्स आर द मोस्ट एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो हमने देखा कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। और इनकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं which are involved in the maintenance and metabolic processes of the living organism। तो जो जिंदा जानदारों में जो उनके मेटाबॉलिक या मेंटेनेंस के प्रोसेस हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इम्यूनिटी, ग्रोथ और रिपेयर जैसे जो फंक्शंस हैं, वो बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स ही जो है वो उसको कैरी आउट करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक हैं। इट मीन्स कि वो कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह से मिलकर बनते हैं। तो उनके बगैर हम ज़िंदगी का सोच भी नहीं सकते। दीज नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स आर द एक्चुअल फुट सोल्जर्स ऑफ द बैटल ऑफ सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। हमने देखा कि जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो बजाते खुद तो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक लिविंग मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि वो मिलकर जो लाइफ के प्रोसेस है उसको सस्टेन करते हैं, और हम इनको कह सकते हैं कि वो एक फुट सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली एनर्जी को मैनेज करते हैं, टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं, सेल्स को रिपेयर करते हैं और सिग्नल्स को ट्रांसमिट वगैरह भी करते रहते हैं। और ये सब काम वो खुद एज ए नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स ही करते हैं। दे आर नॉट लाइव बट दे मेक लाइफ पॉसिबल। तो हम इनके बारे में भी ये भी कह सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि अगर हम उनके साइज़ की बात करें तो हम उनको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसे हैं कि जिनका साइज़ छोटा होता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट इनका साइज़ और स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम स्मॉल मेटाबोलाइट्स की बात करें या स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनमें कुछ है जो मेटाबोलाइट्स आ सकते हैं या कुछ हार्मोन्स आ सकते हैं। और अगर इनके मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें प्रोटीन्स शामिल हैं, न्यूक्लिक एसिड शामिल है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो टुगेदर जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, वो जो हमारी ज़िंदगी की टूल किट है, केमिकल टूल किट, उसको प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स composed of basic units called the अमाइनो एसिड। तो बेसिकली जो अमाइनो एसिड हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और अमाइनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड की एक लंबी सी बैकबोन होती है जो कि पेप्टाइड लिंकेज से आपस में जुड़े होते हैं, और वही जो एक लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन्स को बनाने के काम आती है। Proteins molecules are large, complex molecules formed by one or more twisted and folded strands of the amino acid। तो जैसा कि हमने देखा कि अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर मास स्ट्रक्चर बहुत लार्ज होता है। इनकी फोल्डिंग और ट्विस्टिंग की वजह से ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के तौर पर भी जाने जाते हैं, ठीक है। इनकी फोल्डिंग और ट्विस्टिंग की वजह से इनकी जो स्पेस में जो कॉन्फर्मेशन है वो 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होती है। Proteins are highly complex molecules that are actively involved in the most basic and important aspect of life। तो हमारी ज़िंदगी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं तो वो बेसिकली प्रोटीन्स ही कैरी आउट करवाती हैं। तो इसी की वजह से ये हमारी ज़िंदगी के लिए या सेलुलर सर्वाइवल के लिए या हीमियोस्टेसिस के प्रोसेस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। दीज इंक्लूड मेटाबॉलिज्म। इनके जो फंक्शंस हैं उनमें मेटाबॉलिज्म का फंक्शन शामिल है, हमारी मूवमेंट का फंक्शन शामिल है, डिफेंस, सेलुलर कम्युनिकेशन और मॉलिक्यूलर रिकग्निशन के फंक्शन आमतौर पर शामिल होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जो एंजाइम्स हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं। हमारे मसल प्रोटीन है वो मूवमेंट को एनेबल करवाती हैं। प्रोटीन जो एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में मौजूद होती हैं वो पैथोजेंस के ख़िलाफ़ हमें डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। रिसेप्टर प्रोटीन्स वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर काम करती हैं,
और जो कुछ दूसरे मालिक्यूल हैं वो जो मालिक्यूलर रिकग्निशन के फंक्शन हैं उनमें उनके तौर पर काम करती हैं। तो इनका हमारी ज़िंदगी में हर टाइप में काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन जैसे कि हमने देखा कि बहुत बड़े मालिक्यूल हैं और इनकी ट्विस्टिंग और फोल्डिंग की वजह से ये कम्प्लेक्स मालिक्यूल के तौर पर भी जाने जाते हैं। ईच अमाइनो एसिड इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट अमाइनो एसिड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड। तो दो अमाइनो एसिड आपस में कोवलेंट बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज के जरिए आपस में जुड़े होते हैं और पेप्टाइड लिंकेज को बनाने के साथ वो एक लंबी सी प्रोटीन की चेन बनाते हैं। उस लंबी सी चेन को जो उसका फर्स्ट लेवल होता है हम उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं कि द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन चेन। तो स्ट्रेट चेन हमारे पास यहाँ पर मौजूद होती है। स्ट्रेट चेन के बाद हमारे पास सेकेंडरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर आता है जिसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द अमाइनो एसिड चेन। तो हमारे पास जो प्राइमरी चेन होती है उसकी फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग के साथ सेकेंडरी स्ट्रक्चर वजूद में आता है। टर्शरी लेवल प्रोटीन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन द ट्विस्ट एंड फोल्ड्स ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद था ये दोबारा से फोल्ड होता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करवाता है। तो फर्स्ट में हमारे पास स्ट्रेट चेन, उसके बाद उनकी फोल्डिंग हुई तो वो सेकेंडरी लेवल। जब इन फोल्डिंग स्ट्रक्चर को दोबारा से ट्विस्ट या फोल्ड होते हैं तो वो थर्ड लेवल को प्रोड्यूस करवाते हैं। देन कम्स दी फोर्थ लेवल। इस फोर्थ लेवल में जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसमें मोर देन वन फोल्डेड अमाइनो एसिड चेन शामिल होती है। इट मीन्स कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो आपस में मिलकर एक फोर्थ लेवल या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करवाता है। प्रोटीन्स कैन बॉन्ड विद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फॉर्म मिक्स्ड मॉलिक्यूल्स। तो इस हायरार्की के अलावा जिसमें हमारे पास फर्स्ट से लेकर फोर्थ लेवल तक इसका स्ट्रक्चर होता है, इनके अलावा वो किसी दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर वो मिक्स्ड मॉलिक्यूल को भी प्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उनका जो स्पैन काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जिनमें जो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन के हैं जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। ये हमारे सेल के जो कम्युनिकेशन का फंक्शन है और इम्यून रिस्पॉन्स है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन के साथ कुछ और मालिक्यूल भी अटैच होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइपोप्रोटीन जो है वो भी कम्प्लेक्स मालिक्यूल हैं जो कि लिपिड प्रोटीन का कम्बिनेशन होते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स आर कलरलेस एंड टेस्टलेस। तो ना तो इनका कोई कलर होता है और ना ही इनका कोई टेस्ट होता है। तो जब तक हम इनको किसी दूसरे मालिक्यूल के साथ कंबाइन नहीं करते तो प्योर प्रोटीन कलरलेस और टेस्टलेस ही होती है। दे रेंज इन शेप फ्रॉम सिंपल स्फेरिकल स्ट्रक्चर तो लॉन्ग फाइब्रिलर स्ट्रक्चर्स। तो हमने देखा कि प्रोटीन की कम्प्लेक्सिटी के साथ उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है और इसका यही स्ट्रक्चर उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन भी करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर वो ग्लोबुलर प्रोटीन है जैसे कि एंजाइम वगैरह है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा, और अगर वो फाइब्रस प्रोटीन है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा जैसे कि कोलेजन वगैरह में होता है। तो उसका स्ट्रक्चर इसके फंक्शन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि उनके मॉलिक्यूलर वेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इट मीन्स कि जो अमाइनो एसिड की चेन है वो थाउजेंड्स ऑफ एटम्स को कैरी आउट करवा सकती है, उसमें मौजूद होते हैं। तो इसकी वजह से इनका लार्ज मॉलिक्यूलर वेट मौजूद होता है। दे एग्जिबिट मैनी कोलाइडल प्रॉपर्टीज़। तो वो कोलाइडल प्रॉपर्टी को भी एग्जिबिट करवाते हैं। इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन में जब हम इनको मिक्स करते हैं तो वो एक कोलाइडल सोल्यूशन को प्रोड्यूस करवाते हैं। ख़ास तौर पर जो बायोलॉजिकल फ्लूइड वगैरह हैं जैसे कि ब्लड प्लाज्मा है। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा हमारे पास कोलाइडल प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करवाता है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब यह है कि वो एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम करते हैं। ये इस वजह से काम करते हैं कि अगर हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें अमाइनो एसिड है वो ज़्विट्राइन की फॉर्म में मौजूद होता है, और अगर वो ज़्विट्राइन की फॉर्म में मौजूद है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी मौजूद होता है। इट मीन्स कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है, और इसकी वजह से वो एम्फोटेरिक के तौर पर काम करता है। नाउ कम्स द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन।
प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल फंक्शन है वो प्रोटीन्स कैरी आउट करवाते हैं। जैसे कि हमारे बाल हो गए, हमारी जिल्द वगैरह हो गई, हमारे टिश्यूज़ हो गए, तो वो सारे के सारे प्रोटीन्स वगैरह से बने होते हैं। और जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड का पॉलीमर है विच इज़ फंक्शनल इन इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर चेंज होगा तो इसका जो फंक्शनल है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कुछ का फंक्शन डिफरेंट होने की वजह से कुछ एंजाइम के तौर पर काम करते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन के तौर पर काम करते हैं, या कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इनके फंक्शन डिफरेंट होकर ये हमारी ओवरऑल बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर काम करते हैं। आल्सो प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसी की वजह से हमारी जो ज़िंदगी के लिए वो इनडिस्पेंसिबल है या वाइटल तौर पर काम करते हैं। इनमें मज़ीद हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शन है, प्रोटीन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू द बॉडी लाइक कोलेजन। तो कोलेजन जैसी प्रोटीन हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। कोलेजन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो स्ट्रक्चरल के तौर पर काम करने में कोलेजन इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे कि टेंडन्स वगैरह में, लाइगामेंट्स में, या हमारे स्किन के जो टिश्यूज़ हैं वो कोलेजन वगैरह से बने होते हैं। तो इसी की वजह से हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ भी मिलती है और इलास्टिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन जो है वो एंजाइम के तौर पर भी काम कर सकते हैं जो कि तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। आमतौर पर जो तमाम एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन ही होते हैं अपने नेचर के अंदर, और इसी की वजह से वो केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करवाते हैं और जो बायोलॉजिकल रेट्स हैं या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको कंट्रोल भी करते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, द सेल कम्युनिकेट विद द एनवायरनमेंट एंड विद अदर सेल्स बाय द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के ज़रिए डिफरेंट सेल्स की आपस में या किसी एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेशन होती है। और ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोटीन्स ही होते हैं, जैसे कि इसकी बेहतरीन एग्जांपल हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में सिग्नल्स को रेगुलेट करवाते हैं और हेमियोस्टेसिस को मेंटेन भी करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट फंक्शन। सम प्रोटीन्स लाइक हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू बॉडी। तो जैसा कि हमें मालूम है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए वाइटल है। हमारी बॉडी में जो मेन केमिकल रिएक्शन होते हैं प्रोटीन को एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसके लिए ऑक्सीजन लाजमी होती है। तो ऑक्सीजन को हमारे एनवायरनमेंट से हमारे किसी ख़ास सेल के तक पहुंचाने के लिए हेमोग्लोबिन इस्तेमाल होती है, और हेमोग्लोबिन बाय नेचर एक प्रोटीन है। तो इट मीन्स के जो प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन भी कैरी आउट करती हैं। नेक्स्ट इज़ दी इम्यूनिटी। हमने देखा कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए प्रोटीन जो है वो क्रिटिकल अहमियत के अमल हैं। एंटीबॉडीज़ एंड साइटोकिन्स हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग दी इम्यूनिटी टू दी बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को रिकग्नाइज करने में दूसरे पैथोजेंस को उनको रिकग्नाइज भी करते हैं और इनको न्यूट्रलाइज भी करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ का काम ये है कि वो हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, और एंटीबॉडीज़ और साइटोकाइन्स हैं जो हैं वो बाय नेचर प्रोटीन्स ही होते हैं। नेक्स्ट इज़ दी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट का फंक्शन होता है या लोकोमोशन का फंक्शन होता है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत के अमल होते हैं। इसमें जो मेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं वो एसिटिन और मायोसिन्स हैं। दीज प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द मसल। ठीक है, एनिमल्स हैव द वॉलंटरी कंट्रोल ऑन द मसल विच मेक्स द मूवमेंट एंड लोकोमोशन पॉसिबल। तो अगर हम सांस लेते हैं या किसी चीज़ को पकड़ते हैं, ठीक है, या हम ख़ास तौर पर चलते भी हैं, तो इट मीन्स कि वो वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो मसल्स में जो वॉलंटरी मूवमेंट होती है, ठीक है, तो उसमें जो एसिटिन और मायोसिन काफ़ी ज़्यादा अहमियत का काम करते हैं, और ये दोनों कंपाउंड हमारे जहाँ वो बाय नेचर प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट इज दी स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन। The linear sequence of amino acid residues in polypeptide chain determines the three-dimensional configuration of a protein and the structure of a protein determines its function। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। प्रोटीन का फंक्शन उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीपेप्टाइड चेन की जो 3 डायमेंशन में कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफाइन करती है।
और ये जो स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है, वो इसका लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिफाइन करता है। ऑल प्रोटीन्स कंटेन द एलिमेंट्स, तो अगर इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर तो मौजूद होता ही है। इनके अलावा वो फास्फोरस भी हो सकता है उनके अंदर, आयोडीन भी हो सकता है, और कुछ मेटल्स भी हो सकती हैं जैसे कि कुछ शाइन्स हो गए मेटल्स के, कॉपर, जिंक और मैंगनीज वगैरह। और ये तमाम कंपोनेंट हमारी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और कैटालिटिक एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रोटीन में ये सारे कंपोनेंट शामिल हो सकते हैं। ये सारे कंपोनेंट एक पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोड्यूस करवाएंगे, फिर उसकी 3 डायमेंशनल कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन कराएगी, और इसका स्ट्रक्चर फिर इसके फंक्शन को डिटरमिन करेगा। ए प्रोटीन में कंटेन 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो जैसा कि हमने अमाइनो एसिड वाले लेक्चर में देखा कि अमाइनो एसिड आमतौर पर 20 किस्म के होते हैं। ईच अमाइनो एसिड हैज़ एन अमाइन ग्रुप एट वन एंड एंड एन एसिड ग्रुप एट द अदर एंड एंड अ डिस्टिंक्टिव साइड चेन। अमाइनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एक साइड पर एक डिस्टिंक्टिव साइड चेन होती है, ठीक है। एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COOH का, और एक अमाइन ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें उसके जो अमाइनो एसिड की टाइप को डिफाइन करते हैं कि वो कौन सी अमाइनो एसिड मौजूद है। और डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड ओवरऑल प्रोटीन की फोल्डिंग को और इसके फंक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन हमने देखा कि जो बैकबोन इज सेम फॉर ऑल अमाइनो एसिड, जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनकी बैकबोन जो कि बेसिकली साइड चेन की वजह से होती है वो सेम होती है। वाइल द साइड चेन डिफर फ्राम वन अमाइनो एसिड टू द अदर, तो इस साइड चेन में कुछ कंपाउंड डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी बैकबोन हमेशा सेम हुआ करेगी। नेक्स्ट हम इनके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्ट्रक्चर। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस अलोंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रेट चेन होती है अमाइनो एसिड की, जो कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में अटैच होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स बिकॉज देर आर नॉट डिसोसिएबल प्रोटीन्स इन पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड में हमें H प्लस काइन जो है वो मौजूद नहीं होता। द चार्ज ऑन पॉलीपेप्टाइड चेन आर ड्यू ओनली इन द एन टर्मिनल अमाइनो ग्रुप एंड द C टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हमने ज़्विट्राइन में देखा कि अमाइनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो एन टर्मिनल है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो C टर्मिनल है। तो ओवरऑल पेप्टाइड चेन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इन दोनों की वजह से ही होता है। एंड द साइड चेन ऑफ द अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, ठीक है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमिन्स द फर्दर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए प्रोटीन। तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास अमाइनो एसिड का ये है। हमने देखा कि डिफरेंट अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में अटैच होते हैं और ये एक लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करवाते हैं। ये प्रोटीन्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है या प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। देन देयर कम्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। The secondary structure include various types of local conformation in which the atoms of the side chain are not involved। तो ये हमने देखा कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होता है और लोकल कॉन्फर्मेशन इसमें मौजूद होती हैं, और इस कॉन्फर्मेशन में जो साइड चेन है वो इन्वॉल्व नहीं होती। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर फाउंड बाई ए रेगुलरली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द बैकबोन आटम। तो बैकबोन आटम्स में वो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोड्यूस होंगे, और इन एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज होता है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व द अल्फा हेलिसेस एंड बीटा शीट्स। तो दो मेन जो स्ट्रक्चर हैं वो ये वाले हैं जिसको हम कमिंग स्लाइड में स्टडी भी करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टाइप्स ऑफ फोल्डिंग पैटर्न दैट अकर ड्यू टू द रेगुलरली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कुछ दूसरे फोल्डिंग पैटर्न भी हो सकते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह का है या हाइड्रोजन बॉन्ड की जो रिपीटिंग पैटर्न है वो किस तरह का है। तो दो सबसे फेमस पैटर्न है वो यही होते हैं जो आमतौर पर पाए जाते हैं। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन कुड बी अल्फा हेलिक्स या वो बीटा हेलिक्स हो सकता है, जिसको हम बीटा शीट का नाम भी देते हैं। तो हम देखते हैं कि अल्फा हेलिक्स की डायग्राम ये वाली है और बीटा शीट या प्लेटेड शीट की डायग्राम ये वाली है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में द अल्फा हेलिक्स इज ए स्ट्रेट राइट हैंडेड क्वाइल स्ट्रैंड।
तो द साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द अमाइनो एसिड ग्रुप इन एन अल्फा हेलिक्स एक्सटेंड टू द आउटसाइड। यहाँ पर जो साइड चेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो इसके बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हैं किसी अल्फा हेलिक्स चेन के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ COOH C डबल बॉन्ड O of each peptide bond in a strand and the hydrogen of the NH bond group of the peptide bond 4 amino acid below it in the helix। तो इस साइड चेन के अंदर यहाँ पर, ठीक है, तो इनके दरमियान कार्बन के बॉन्ड के दरमियान और NH ग्रुप के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, यहाँ पर। तो इस बॉन्डिंग की वजह से ही ये हमारे स्पाइरल फॉर्म में मौजूद होता है। तो वो बॉन्डिंग कार्बन के एंड के दरमियान और NH ग्रुप के दरमियान होगी। तो इसी की वजह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। द साइड चेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अमाइनो एसिड फिट इन बिसाइड द NH ग्रुप। तो NH ग्रुप के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है साइड चेन के वो इसमें ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हैं और फिट होने के बाद वो ये वाला स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करवाते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो बीटा शीट है इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटर स्ट्रैंड होती है, ना कि वो इंट्रा स्ट्रैंड होती है। इट मीन्स कि वो दो स्ट्रैंड्स के दरमियान अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो वो बीटा शीट को प्रोड्यूस करवाएगी। यहाँ पर इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मतलब एक ही शीट के दरमियान वो बॉन्ड है जिसकी वजह से वो फोल्ड होती है। अगर दो शीट्स के दरमियान वो या दो स्ट्रैंड के दरमियान वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वो एक शीट को प्रोड्यूस करवाएगी। द शीट कॉन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ स्ट्रैंड लाइंग साइड बाई साइड। तो जो पेयर हैं स्ट्रैंड्स के वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। द कार्बोनाइल ऑक्सीजन इन वन स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड विद द अमाइनो हाइड्रोजन ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रैंड। तो बिल्कुल ऐसे जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है एक स्ट्रैंड की वो किसी दूसरे स्ट्रैंड के अमाइनो ग्रुप के साथ या अमाइनो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोड्यूस करवाती है। द टू स्ट्रैंड्स कैन बी इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो दो स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं या वो एक दूसरे के अपोजिट या एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि जो उसके एन टर्मिनस या जो सी टर्मिनस है उनकी डायरेक्शन किस तरह है, कि आया कि उनके जो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल एक दूसरे के अपोजिट हैं या वो सेम साइड पर हैं। The anti-parallel beta sheet is more stable due to the more well-aligned hydrogen bond। तो यहाँ पर बात गौर करने के बाद का काबिल ये है कि अगर तो हमारा स्ट्रक्चर एंटी पैरेलल या अपोजिट होगा, इट मीन्स कि उनके जो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड पर मौजूद होंगे, तो वो उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज़्यादा वेल अलाइन होता है और ज़्यादा अलाइनमेंट होने की वजह से उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो स्टेबल स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास है टर्शरी स्ट्रक्चर। द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन रेफर्स टू इट्स ओवरऑल थ्री डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब थ्री डायमेंशनल में चेंज होता है तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करवाएगा। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अमाइनो एसिड रेसिड्यूज दैट प्रोड्यूस द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ प्रोटीन इंक्लूड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो अगर तो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर दें थ्री डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन में चेंज होना है तो इसमें डिफरेंट इंटरेक्शन मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। उनके जो इंटरेक्शन हो सकते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है जो कि प्रोटीन की जो नॉन पोलर साइड होती है उसको इंटीरियर की तरफ मोड़ता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकता है या जिसको हम आमतौर पर साल्ट ब्रिज का नाम भी देते हैं, जो कि अपोजिटली चार्ज रेजिड्यूज के दरमियान में मौजूद होती है। और इसके अलावा इनके दरमियान मजबूत बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है जो उसकी जो फोल्डिंग है या उसके जो लूप बने होते हैं इस तरह से उनको स्टेबलाइज भी करता है। तो तीनों किस्म के इंटरेक्शन की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होता है। कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड आल्सो कर। तो इन इंटरेक्शंस के अलावा एक कोवलेंट डाइसल्फाइड का बॉन्ड भी यहाँ पर मौजूद हो सकता है। ये आमतौर पर सिस्टीन रेसिड्यू में जो सल्फ़र मौजूद होती है उनके दरमियान मौजूद होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर इस मालिक्यूल के अंदर सल्फाइड का आइटम मौजूद होगा तो वो कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी प्रोड्यूस करवा सकता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की जो स्पेसिफिसिटी या जो उसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और इसका फंक्शन डिफरेंट हो जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन अमाइनो एसिड रेसिड्यूज दैट मे बी लोकेटेड एट ए कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्राम ईच अदर। तो जो रेसिड्यूज हैं हमने देखा कि वो जो अमाइनो एसिड के वो एक दूसरे से काफ़ी फासले के ऊपर हो सकते हैं, और इन रेसिड्यूज के दरमियान अगर तो कुछ किस्म के इंट्रैक्शन होंगे जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो उसकी वजह से उनके दरमियान फोल्डिंग पैदा होती है। तो उन फोल्डिंग की वजह से जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन का प्राइमरी सीक्वेंस होता है या जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो फोल्ड होना शुरू होता है। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज टेंड टू कलेक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हमारे पास जो प्रोटीन है उनमें जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, इट मीन्स कि जो वाटर रिपेलेंट हाइड्रोफोबिक का सीरा है या जो नॉन पोलर उसका एंड है, वो प्रोटीन्स के इनर साइड के ऊपर कोलेक्ट होता है या वो वहाँ पर मुड़ जाता है। वेयर दे एक्सक्लूड वाटर, जहाँ से वो वाटर को एक्सक्लूड करवाते हैं। वेयर इज द हाइड्रोफिलिक रेसिड्यूज आर यूजुअली फाउंड ऑन द सरफेस, लेकिन जो वाटर लविंग उसकी साइड है या जो वाटर को अट्रैक्ट करती है, तो वो प्रोटीन की बाहर वाली सरफेस के ऊपर मौजूद होती है या वो मुड़ जाती है। वेयर दे इंटरेक्ट विद वाटर, तो वहाँ पर जो जो वाटर के साथ जो इनका इंटरेक्शन है वो मौजूद होता है। टर्सरी के बाद हमारे पास जो मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है या फोर्थ लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर रेफर्स टू दी इंटरेक्शन ऑफ वन और मोर सब यूनिट्स। ठीक है, हमारे पास जो टर्सरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के सब यूनिट्स वहाँ पर मौजूद होंगे, उन सब यूनिट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा उनके नतीजे में यह जो चौथा स्ट्रक्चर है ये प्रोड्यूस होगा। तो इसके वजह से जो फंक्शनल प्रोटीन है वो प्रोड्यूस होती है यूजिंग द सेम फोर्सेस दैट स्टेबलाइजेज दी टर्शरी स्ट्रक्चर। तो वही फोर्सेस जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तो वही फोर्सेस यहाँ पर मौजूद होती हैं। फ़र्क यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट सब यूनिट्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, ना कि सिर्फ एक चेन ही आपस में इंटरेक्शन कर रही है, बल्कि डिफरेंट चेन्स आपस में इंटरेक्ट करके वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करवाएंगे। तो यही जो इसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वही इसके बायोलॉजिकल फंक्शन को एनेबल करवाता है, क्योंकि जो प्रोटीन की सिंगल चेन है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमें इसकी जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो होना लाजमी है, जो कि इसे फोर्थ लेवल ऑफ स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। इट इज़ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द सब यूनिट्स इन ए प्रोटीन। ये प्रोटीन के अंदर इसकी 3 डायमेंशनल में एक अरेंजमेंट होती है दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, और इनमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया है कि एक लाइट ब्लू कलर है और एक डार्क ब्लू कलर है, तो इट मीन्स कि डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड की चेन वहाँ पर मौजूद हो सकती हैं, जिनको हमने डिफरेंट सब यूनिट्स का नाम दिया हुआ है। तो डिफरेंट सब यूनिट या तो डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर हैं वो आपस में अटैच होकर फोर्थ लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स का जो ओवरऑल हमारे पास समरी है वो ये वाली है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर पहले प्रोड्यूस होगा जो कि अमाइनो एसिड का स्ट्रेट चेन में सीक्वेंस होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करवाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, जिसमें अल्फा हेलिक्स या प्लेटेड शीट या बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर मौजूद तो हो सकता है। तो इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द पेप्टाइड बैकबोन काजेज द अमाइनो एसिड टू फोल्ड इनटू ए रिपीटिंग पैटर्न। तो इसकी वजह से या वो स्फेरिकल में या शीट की फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से रिपीटिंग पैटर्न में मौजूद में आती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिर टर्शरी स्ट्रक्चर में चेंज होता है। इनके दरमियान में जो हम लाइन देख रहे हैं ये बेसिकली टर्शरी पैटर्न होता है, सेकेंडरी पैटर्न, जो कि डिफरेंट केसेस में मुड़कर टर्शरी स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली साइड चेन के इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, 3 डायमेंशनल उनकी फोल्डिंग होती है, और जब डिफरेंट किस्म के टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में मिलेंगे तो वो फोर्थ लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पर कंप्रीहेंड कर लिया होगा और इस लेक्चर में कुछ नया भी सीखा होगा। तो इस लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।